Good morning, class 11th. Welcome you all in classroom notes by रेखा जैन. एंड आज हम करने वाले हैं किंग टट सागा कंटिन्यूज बाय A.R. विलियम्स एक्सक्लूसिवली हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. सबसे पहले चैप्टर के बारे में बता दूं. जो चैप्टर है वो इजिप्शियंस ममीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़ इजिप्शियन किंग्स की, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है और उनको ममीज़ कहा जाता है. तो उन ममीज़ की इन्वेस्टिगेशन के बारे में चैप्टर है. और इन्वेस्टिगेशन किस ममीज़ के बारे में, किस ममी के कौन सी किंग की हो रही है. जो इजिप्ट में लास्ट डिनास्टी, एक फ़ारो डिनास्टी थी, और उसमें किंग टूटनखामुन जो कि लास्ट किंग होता था उनकी डिनास्टी का, वो बहुत यंग उसकी डेथ हो गई और बहुत मिस्टीरियस, मतलब रहस्यमयी सर्कमस्टांसिस में 3300 साल पहले उसकी डेथ हो गई. तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस चैप्टर में. और साथ में इजिप्शियन लोगों का बिलीफ लाइफ और लाइफ के बाद डेथ क्या है वो भी बताया गया है. चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए ओवर द इयर्स वो भी समझाया गया है. और साथ में जो फ़ारो डिनास्टी है उनका ऑर्डर वाइज डिटेल्स दिए गए हैं. अब यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो देख लीजिए. सबसे पहले हैं किंग टूटनखामुन, जिनके बारे में चैप्टर है. जिनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनका नाम है हावर्ड कार्टर. एंशियंट आर्कियोलॉजिस्ट जो सर्वे करते हैं, जो इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट. फिर है जही हवास, जो कि सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ का. फिर है रे जॉनसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर के डायरेक्टर हैं. अब जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग में जो है ऑथर बहुत एरी एनवायरनमेंट पर्पसली बता रहे हैं. स्केरी एनवायरनमेंट, सुपर नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है. क्लाउड जो हैं घोस्टली डस्ट डेविल्स कहे गए हैं, और वो जो क्लाउड्स हैं दे आर कवरिंग द स्काई. और किंग टट की मम्मी जो कि कॉफिन के अंदर थी, और फिर वो कॉफिन था म्यूज़ियम में रखा गया था. और म्यूज़ियम जो है हिल्स के अंदर केव बना के, वहाँ 26 फीट अंडरग्राउंड एक म्यूज़ियम बनाया गया था. और वहाँ सारे किंग्स की, इजिप्शियन किंग्स की ममीज़ रखी हुई हैं. और उस जगह का नाम है वैली ऑफ किंग्स. वहाँ से उठाई गई ताकि इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके. इससे पहले भी यहाँ से ले गई थी, इस बॉडी को लिया गया था. और कौन से ईयर में लिया गया था? 1922 में. और किसने उठाया था उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, मम्मी को? हावर्ड कार्टर ने 1922 में. लेकिन वो जो 1922 में इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली. क्यों? रीज़न वॉज कि उसने सिर्फ, तब तक इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, ना ही मेडिकल साइंस में, ना ही और किसी फील्ड में. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक लिस्ट क्रिएट कर ली जितने भी कॉफिन के अंदर जितनी भी चीज़ें रखी हैं. और वो जो कॉफिन था 3 नेस्टेड था, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा. और जो इसकी आउटर लिड थी, आउटर कवर था, उसके अंदर जो किंग टट की बनी हुई थी, पिक्चर बनी हुई थी. और पिक्चर क्या बनी हुई थी, जैसे उसको एनग्रेव किया गया था और फिर उसको गोल्ड से कवर किया गया था. ये क्यों बताया गया है? टू शो कि कितने रिच होते थे इजिप्शियन किंग्स. और कॉफिन के अंदर जो थी प्रीशियस ज्वेलरी रखी हुई थी, देखो, नेकलेस, रिंग्स, शीट्स, एमुलेट्स, कॉलर्स, और इतने प्योर गोल्ड. और वो जो इतनी गोल्डन ऑर्नामेंट्स रखे हैं, उनसे पता लगता है कि इजिप्शियन का बिलीफ है कि वो फिर से जन्म लेंगे. और फिर कुछ और चीज़ें रखी थी कॉफिन के अंदर. सेकंड बॉक्स में रखी थी ये रेजर, लिनेन, गेम्स, क्लॉथ, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. ये क्यों रखी थी? ताकि जब उनका पुनर्जन्म हो तो उनको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो यूज़ कर सके.
अब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या किया, कार्टर ने, हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया कि ये सारी चीज़ें जो ऑलिव लीव्स, लोटस पीटल्स, कॉर्नफ्लावर्स, ये सारे, इनसे पता लगता है कि जो डेड बॉडी है वो मार्च या अप्रैल में बरी की गई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्च अप्रैल में ग्रो करती हैं। और थर्ड कॉफिन में ये सारे प्रेशियस ऑर्नामेंट्स, और थर्ड कॉफिन में बॉडी के साथ सम फ्लूइड वाज पोर्ड इनटू द बॉडी, फ्लूइड, कोई लिक्विड वहाँ पोर किया गया। रिलीजियस सेरेमनी की जाती है ना डेथ के बाद, तो वो किया गया। और फिर वो इतने 1300 ईयर्स के बाद बॉडी को निकाला गया। तो वो जो रेजिन था, वो जो फ्लूइड था, वो इतने टाइम के बाद वो इतना हार्ड हो गया कि बॉडी को वहाँ से रिमूव नहीं करा जा सका कॉफिन से। तो हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया, उसको हथौड़ी से, और एक वो जो इंस्ट्रूमेंट होती है चीज़ल, उसको लगाया, पीछे हथौड़ी मारी और बॉडी को निकाल दिया किसी तरीके से। और फिर ताकि उस पर कोई ब्लेम ना आए कि उसने डैमेज किया, क्योंकि इस प्रोसेस में बॉडी की जो फ्रंट रिब्स थे और जो वर्टिब्रा कुछ पार्ट था, नेक वर्टिब्रा, वो गायब हो गई थी। तो अब उसने अपने डिफेंस में लिखा, अगर वो ये सब नहीं करता तो थीव्स इतने प्रेशियस ऑर्नामेंट जो रखे थे निकाल के चोरी करके चले जाते। फिर उसने क्या किया, सारी लिस्ट बना के, अच्छे से प्रॉपर लिस्ट बना के सारी थिंग्स एंड ऑर्नामेंट्स की, फिर से बॉक्स में पहले एक वुडन लेयर स्प्रेड की, उसके ऊपर फिर उन्होंने बॉडी को लिटा के, और फिर जो पार्ट्स डैमेज हो गए थे उन पे पैडिंग लगा दी ताकि दिखाई ना दे ऊपर से। अब इसके बाद किंग टट की फैमिली लाइन बताई गई है कि उसकी फैमिली में कौन कौन, कैसे कैसे एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया। जैसे उनके फादर या फिर ग्रैंडफादर का नाम होता था एमेनहोटेप III, जो कि एक बहुत पावरफुल एंशिएंट किंग्स होते थे और जिन्होंने 40 इयर्स रूल किया। फिर उनके बाद आए एमेनहोटेप IV, और उन्होंने बहुत क्रेजी थे, वो स्ट्रेंज पीरियड ले आए अपने किंगडम में, क्योंकि उन्होंने सारे लॉर्ड आमुन, जो उनका फैमिली डाइटी, फैमिली गॉड होता था, उनके सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और सन डिस्क, अनदर गॉड एटन, उसकी वर्शिप को प्रमोट किया। और उन्होंने अपनी कैपिटल को भी, थीब्स नाम की कैपिटल थी, उसको भी बदल दिया, अखेटाटेन नाम रख लिया, अखेटाटेन। और अपना नाम भी बदल के एमेनहोटेप IV से बदल के अखेनाटेन रख लिया। और इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से रे जॉनसन ने बोला कि वो पागल हो गए थे। फिर उसके बाद उनकी डेथ के बाद, एमेनहोटेप IV की डेथ के बाद समीर खखारे आए नेक्स्ट रूलर, एंड समीर खखारे भी जल्दी, ही डाइड वेरी सून, नो वन नोज अबाउट हिम टू मच। फिर टूटनखामुन आए एंड उन्होंने 9 इयर्स तक रूल किया। और टूटनखामुन, एंड में देखो मुन लगा है, तो वो ही लव्ड हिज ट्रेडिशंस, और उन्होंने लॉर्ड आमुन की वर्शिप को फिर से वापस लाए, वो रिस्टोर किया, और अपने नेम के आगे आमुन लगाया ताकि उनको रिगार्ड दे सके। लेकिन वो भी अचानक से वेरी यंग ही डाइड। अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 600 ममीज़ को मतलब निकाला है, खोजा है। और सबसे पहली मम्मी जो उन्हें मिली वो किंग टट की मम्मी थी। और ऑथर कह रहा है कि जैसे उनकी डेथ हुई, ही वॉज वेरी यंग देन, जैसे उनकी डेथ हुई तो इतना यंग डेथ हुई, ऐसा लगता था कि उनकी फैमिली में वही सबसे पहले मरने वाले थे। और देखो आयरॉनिकली उन्हीं की मम्मी सबसे पहले मिली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सर्वे के लिए। ओके, अब 1968 में सबसे पहले मम्मी का एक्सरे किया गया एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने। एनाटॉमी प्रोफेसर कौन होता है? जो ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं। और ये पाया गया कि इसकी ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स ये दोनों मिसिंग है। फिर जनवरी 5, 2009 टट को फिर से सीटी स्कैनर में डाला गया एंड 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट की गई, 3D इमेज जिसको जो तुम बोलते हो। और जो स्कैनर था क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था, उसको एक अकेले बहुत एलिवेटेड, बहुत ऊंचाई पे रखा गया। और सबसे पहले रैंप से जाते थे,
फिर स्टेयरकेस से जाते थे और एंड में हाइड्रोलिक लिफ्ट पे जाके फिर हम उस चैम्बर में पहुंचते थे जहां वो मशीन रखी थी। तो स्कैनर जब स्कैनर पे काम करना शुरू किया तो स्कैनर जो स्कैनर का एक फ़ैन था वो काम करना बंद कर गया, क्योंकि डस्टी एनवायरनमेंट था, डस्ट की वजह से फ़ैन काम करना बंद कर गया होगा। और कुछ लोगों ने वहाँ जो म्यूज़ियम में कुछ विजिटर्स आए हुए थे, उन्होंने कहा, वो देख रहे थे ये सब कि कुछ लोग कुछ वर्कमैन ले जा रहे हैं इनकी बॉडी को और वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि क्योंकि किंग टट को उनके रेस्टिंग प्लेस से उठाया गया है, उनको डिस्टर्ब किया गया है, इसीलिए उन्होंने कर्ज दिया है कि इतनी एक्सपेंसिव, इतनी महंगी मशीन ख़राब हो गई। लेकिन फिर उसको रिपेयर करवा लिया गया और उनकी बॉडी को स्कैन किया गया। ओके, और स्कैन करके फिर से उनकी बॉडी को कॉफिन में रखा गया, कॉफिन को फिर से म्यूज़ियम में रखा गया। और जहाँ पर इजिप्शियंस के अकॉर्डिंग विंग्ड गॉडेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑसिरिस उन सारी बॉडीज़ को गार्ड कर रही है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और कोशिश आप भी करेंगे कि आप अच्छे से चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लें और उसके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर लें। बाय बाय।